Hello everyone, Prabhat Goyal this side from the team of Sanjay Tutorials and Virtual Shiksha. Today we are here to discuss about the guidance on CA Foundation और how to enter in CA. तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखिए आज हम लोग एक बात करते हैं तो जो स्टूडेंट्स आज के डेट में कॉमर्स लेने के लिए प्लान कर रहे हैं या जो अभी करेंटली 11th कॉमर्स अपीयरिंग में है तो उनका एक सपना होता है कहीं ना कहीं सीए करने का। तो यहाँ पे हमारे आसपास कई जगह एक मिथ भी फैली हुई है कि सर अगर हमें सीए करना है तो सीए करने के लिए हमको पहले 11th-12th पास करना होता है तब हमें सीए करना स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमारे साथ के जो साइंस के स्टूडेंट्स रहते हैं, जो नीट वाले रहते हैं, जेई वाले रहते हैं, अगर वो अपनी प्रिपरेशन क्लास 11 से स्टार्ट कर सकते हैं या क्लास 9 से स्टार्ट कर सकते हैं तो क्यों नहीं आज अगर एक कॉमर्स के स्टूडेंट अगर है तो क्यों नहीं अपनी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशंस क्लास 11 से स्टार्ट क्यों नहीं कर सकता है। इस मिथ को आज ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं ये वीडियोस जो है हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बच्चा क्लास 11th में है तो 11th के साथ साथ अगर वो सीए के लिए एम कर रहा है तो हाउ ही और शी कैन स्टार्ट प्रिपरेशंस फॉर जो सबसे पहला लेवल होता है सीए फाउंडेशंस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारे पास जैसे स्क्रीन पे अगर आप लोग देख भी रहे होंगे तो ये जो सिलेबस है ये हमारा जो इंडिया में अगर सीए की अगर हम बात करते हैं तो सीए हमारा आईसीआई करवाता है। तो ये आईसीआई का ही जो है हमारा सीए फाउंडेशंस का सबसे लेटेस्ट सिलेबस है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आईसीआई का सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे, फिर साइमल्टेनियसली मैं इसको जो क्लास 11th और 12th का अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का जो हमारा सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का, उसके साथ हम इसको साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और हम आपको यहाँ पे ये भी गाइड करेंगे कि कैसे आप 11th और 12th के साथ ही साथ इस वीडियो को अपने हमारे इस सिलेबस को आप परस्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने आईसीआई के सिलेबस का एक ओवरव्यू करते हैं। तो बच्चों आप लोग अगर 11th कॉमर्स में आ चुके हैं तो आप लोग एक वर्ड का, एक सब्जेक्ट का नाम सुनते हैं अकाउंट्स। तो वैसे ही जब हम लोग देखो सीए स्टार्ट करते हैं तो सीए में भी जो सबसे पहला पेपर होता है वो हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। वो हमारा क्या होता है, पेपर 1 अकाउंटिंग रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो पेपर 1 अकाउंटिंग है इसके सिलेबस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो आता है वो आता है हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमारा कुछ नहीं रहता है, जब हम क्लास 11th में जाते हैं और 11th में जो हमारे स्टार्टिंग में हम लोगों को बताया जाता है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सेम वही चीज जब आप सीए फाउंडेशन करने जाते हो तो सीए फाउंडेशन में भी हमें वही सिलेबस, वही जो सारे अकाउंट्स के कंसेप्ट्स रहते हैं, वही जो थ्योरीज रहती है वही हमें वहां पे सबसे पहले पढ़ाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे चलते हैं तो आगे अगर आप लोग देखोगे तो आगे हमारे यहाँ पे आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। यहाँ पे हमारा आगे क्या आता है बच्चों, अकाउंटिंग प्रोसेस आता है। अकाउंटिंग प्रोसेस हमारे क्या होता है, अब जो बच्चे 11th में पढ़ रहे होंगे या भी 11th पास कर चुके होंगे तो आप लोग सुनते हो कि अकाउंट्स को क्या बोला जाता है, अकाउंट्स को बोला जाता है दैट इट इज एन आर्ट ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे जो सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में सबसे पहला जो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सीखते हैं। तो रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे कहाँ होती है, ये रिकॉर्डिंग हमारी सर होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। तो ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस रहता है यहाँ पे सीए फाउंडेशन में भी सबसे पहले हमको अकाउंट्स में यही सिखाया जाता है कि सर कैसे हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जर्नल में, ट्रायल जनरल में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में, सब्सिडरी बुक्स में कैसे हम लोग उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी का यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे सिलेबस हमारा होता है। दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, लेजर, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, यही सब चीज हमको क्या होता है सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में भी देखने के लिए मिलता है। समझ में आ रहा है बच्चों। और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस रहता है, ये जब कोई बच्चा क्लास 11th कॉमर्स में आता है तब आप यहाँ पे साइमल्टेनियसली अगर मैं आपको सीबीएसई के सिलेबस पे लेके आता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे जो क्लास 11th का सबसे पहले सिलेबस है, जो यहाँ पे हमारा क्लास 11th का सबसे पहले सिलेबस है, इसमें जो है यहाँ पे क्लास 11th के सिलेबस में हमारा आप देखोगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप इसमें भी देख रहे हैं साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, वही सेम चीज है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है,
थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, जो कि वहां पे हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था। फिर यहाँ पे हमारा साथ ही साथ नीचे क्या आ रहा है, अकाउंटिंग प्रोसेस आ रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। और अकाउंटिंग प्रोसेस के साथ ही साथ हमारे यहाँ पे देखेंगे आप, तो जैसे हमारा उधर सीए फाउंडेशन के सिलेबस में था, सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो है क्लास 11th के सिलेबस में होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चैप्टर आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये इसका अकाउंटिंग प्रोसेस से रिलेशंस नहीं रहता है, बट ये भी एक चैप्टर रहता है, ठीक है। जब आप लोग कॉमर्स में पढ़ रहे होंगे, ये आगे पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में जानने के लिए मिलेगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सिलेबस है बेसिकली। उसके बाद हम यहाँ पे एक चैप्टर आता है डेप्रिसिएशन। क्या आता है चैप्टर, डेप्रिसिएशन। फिर आता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आता है हमारा प्रिपरेशंस ऑफ अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, और साथ ही साथ हमारा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो हमारा सिलेबस है, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटर, ये जो हमारा अकाउंटिंग का सिलेबस है सीए फाउंडेशन का, यानी इतना सिलेबस, प्लस हमारे क्लास 11th कॉमर्स का जो सिलेबस होता है अकाउंट्स में, जो हमारा क्लास 11th का जो सिलेबस रहता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे आके क्या होता है, एंड अप होता है। क्या होता है, एंड अप होता है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या आ रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे फिर हमारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर जो कि हमारा रहता है, वही सिलेबस कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे साथ ही साथ किस में रहता है, सीए फाउंडेशंस में रहता है। किस में रहता है, ये हमारा सीए फाउंडेशंस में हमें देखने के लिए मिल रहा है। यानी क्लास 11th का जो पूरा अकाउंट्स का सिलेबस है, और यहाँ पे जो हमारे सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग का एक जो सब्सटैंशियल पोर्शंस है, वो कहीं ना कहीं हमारे क्लास 11th कॉमर्स का पोर्शन क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यानी अगर कोई बच्चा आज के डेट में अगर क्लास 11th कॉमर्स में अकाउंटिंग प्रोसेस के चैप्टर्स को कर चुका है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स के चैप्टर को कर चुका है, डेप्रिसिएशंस को कर चुका है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कर चुका है, अगर उसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो वो हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, वहां पे बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पे जाके वो अकाउंट्स के इन चैप्टर्स को उठाए और उसके सवाल लगा के देखे। अगर वो सवाल उसके लग रहे हैं, वो चीज अगर उससे हो जा रही है, तो मीन्स वो बच्चा क्या है, वो बच्चा सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए अब तैयार है। उसके लिए यहाँ पे क्या है, उसके लिए वो क्लास 11 के साथ साथ सीए फाउंडेशन के सिलेबस को भी अपना कवर कर सकता है। तो आई होप सो अकाउंट्स जो क्लास 11 का रहता है, और यहाँ पे जो हमारा सीए फाउंडेशन का पेपर 1 अकाउंटिंग का जो सब्सटेंशियल पोर्शन है, जो हमारे क्लास 11th कॉमर्स के ही बेस को सिलेबस को कवर कर रहा है, उसको हमने यहाँ पे साथ में कंपेयर किया है। आई होप सो इससे आपका एक मिथ यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। अब उसके बाद जब हम आते हैं क्लास 12 के सिलेबस पे, जो इससे बेसिक हमारे क्लास 12 का सिलेबस रहता है, उसमें फिर हम लोग जब जाते हैं तो उसमें हमको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे पार्टनरशिप का अकाउंटिंग, और किसका अकाउंटिंग हमको देखने के लिए मिलता है, कंपनी की अकाउंटिंग। किसकी अकाउंटिंग देखने के लिए मिलती है क्लास 12th में, सर पार्टनरशिप की अकाउंटिंग और कंपनी की अकाउंटिंग। तो ये जो हमारा यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं क्लास 12th में, तो देखें यहाँ पे हमारे क्या आता है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारे सीबीएसई के सिलेबस में रहता है, जिसमें पहले हमारा यहाँ पे क्या आता है, जिसमें पहले हमारा इंट्रोडक्शन रहता है, इंट्रोडक्शन के बाद फिर हमारा रिकंस्ट्रक्शन रहता है, डिसोल्यूशंस रहता है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्लास 12th के सिलेबस में, तो फिर हमारा यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स आता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और के बारे में हम लोग को यहाँ पे क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो ये हमारा जो क्लास 12th अकाउंट्स का जो सिलेबस है सीबीएसई का, अब इधर ही जैसे हम इसको साइमल्टेनियसली अगर हम आते हैं और अगर हम इसको देखते हैं अपने सीए फाउंडेशंस में, किसमें देखते हैं, सीए फाउंडेशंस में, तो सीए फाउंडेशंस में भी आप देखेंगे यहाँ पे जो पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स है, जो कि हमारा क्या है, पार्टनरशिप एंड एलएलपी। एलएलपी भी इज आल्सो अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप हमारा एलएलपी को क्या करता है, इंक्लूड करता है। और नीचे जो यहाँ पे हमारा क्या है, कंपनी अकाउंट्स, जो कि यहाँ पे नीचे हमारा क्या है बच्चों, कंपनी अकाउंट्स है। इसका जो सिलेबस अगर आप देखोगे तो जो कहीं ना कहीं जो हमारा क्लास 12 का सिलेबस है, किसका सिलेबस है, क्लास 12 के अकाउंट्स का सिलेबस है, वही सिलेबस यहाँ पे हमको जो है इसका भी देखने के लिए मिल रहा है। किसका देखने के लिए मिल रहा है सर, यहाँ पे हमें सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का देखने के लिए मिल रहा है। यानी अगर देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं
कि सर जो यहाँ पे हमारा क्लास 12th का सिलेबस है कंपनी अकाउंट्स का और पार्टनरशिप का और सीए फाउंडेशन का जो पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 80 to 90% हमारा क्या यहाँ पे सेम रहता है। पहले से बेसिक में क्लास 12th में टॉपिक्स हुआ करते थे हमारे, ठीक है, जिसकी अगर हम बात करते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, तो वो सारे सिलेबस अब हटा दिए गए हैं। बट सीए फाउंडेशंस में वो आते हैं, तो सीए फाउंडेशंस में आप जाएंगे तो आपको थोड़े से, अब देखो यार प्रोफेशनल कोर्स है तो एकदम एकेडमिक से एकदम सेम टू सेम नहीं हो सकता है, कुछ तो सिलेबस वहां पे हमें एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मिलने ही वाला है। तो वहां पे हमें ये कुछ टॉपिक्स होते हैं कंपनी अकाउंट्स में, ठीक है, और उसके अलावा कुछ 2-3 टॉपिक्स और होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं अपने इन्वेंट्रीज चैप्टर की, ठीक है, ये एक चैप्टर आपको अलग से देखने के लिए मिलता है सीए फाउंडेशन में, इन्वेंट्रीज, और भी कुछ हमारे अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस के चैप्टर्स आते हैं जो कि हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं सीए फाउंडेशंस में। तो ये पूरा सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स है। यानी अगर हम एक बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा क्लास 11th और 12th के साथ सीए के लिए प्लान कर रहा है तो जो सबसे पेपर 1 होता है अकाउंटिंग, वो आराम से अपने 11th और 12th का जैसे वो अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट करता है, वो साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो है हमारा सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का भी सिलेबस उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे रेडी हो जाता है। यानी अगर कोई स्टूडेंट है जो 11th and 12th कॉमर्स पढ़ रहा है और सीए के लिए एम कर रहा है और अगर उसका अकाउंट्स अच्छे से हो गया है तो इट मीन सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का उसका 80 to 90% सिलेबस ऑलरेडी तैयार हो जाता है। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना यही है कि आप अपना 11th and 12th का जैसे आप एक एक चैप्टर्स कंसेप्ट्स आप कवर करते जाते हैं, आप साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीए फाउंडेशंस के जो मॉड्यूल्स रहते हैं जो कि हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे अगर मैं आपको आईसीआई के वेबसाइट पे अगर यहाँ पे मैं कास्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप आईसीआई के वेबसाइट्स पे आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। ठीक है, तो आप इस पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के टैब में जाते हैं एंड यहाँ पे हमारा बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल है। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पे यहाँ पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क में भी इशू आ रहा है, बट आई गेस थोड़ा सा वेबसाइट्स में क्रैशेस चल रहे हैं, तो क्योंकि अपडेट्स चल रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे वेबसाइट्स पे आते हैं तो देखिए ये वेबसाइट्स हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है और देखिए यहाँ पे स्टडी मटेरियल का आपको टैब दिख रहा है। तो इस स्टडी मटेरियल में आप जाके यहाँ पे जो हमारा पीडीएफ फॉर्म्स में मटेरियल रहता है, ठीक है, सीए फाउंडेशंस का, देखिए यहाँ से आप आराम से अपना इंग्लिश मीडियम में जाके आप अकाउंटिंग जो है, ये अकाउंटिंग जो पेपर 1 अभी है जिसके ऊपर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप इसके सिलेबस को आराम से यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन चैप्टर्स को जैसे आप लोग कंप्लीट करते हैं, आप उनके क्वेश्चंस को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल्स के लिए एक चैप्टर ओपन कर रहा हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, आप इसको आराम से अपना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपका क्लास 11th में होता है वैसे आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करिए। आप यहाँ पे आइए, आप इस मॉड्यूल से चैप्टर्स को उठाइए, इसके क्वेश्चंस को उठाइए और आप आराम से लगा के देखिए। अगर आपसे हो जा रहा है तो इट मीन्स आपका प्रिपरेशन सब्सटेंशियली साथ ही साथ अच्छा चल रहा है। ओके, सो दिस वाज ऑल गाइडेंस रिलेटेड टू द पेपर 1 अकाउंटिंग। ओके, नाउ अब हम अगले पेपर पे चलते हैं, ठीक है, जो कि सीए फाउंडेशन में हमारा पेपर नंबर 2 आता है। पेपर नंबर 2 जो है हमारा क्या बोलते हैं, बिजनेस लॉस। क्या है, दैट इज बिजनेस लॉस। अब बिजनेस लॉ की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे जब आप लोग सीए बनते हो तो सीए का बेसिकली वर्क क्या होता है। अगर हम लोग बात करते हैं सीए करते क्या है, तो सर सीए का वर्क बेसिकली होता है ऑडिट का। क्या होता है, ऑडिट का। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली जब हम लोग वर्क करते हैं तो हमारे पास साइनिंग अथॉरिटी रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो देखो यहाँ पे जब हमारे कंट्री में जितने भी आज के डेट में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, स्पेशली कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के, चाहे और भी जो अदर एंटिटीज रहते हैं, जो भी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनते हैं तो उनके ऊपर कई सारी क्या होती हैं, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती है। क्या होती है, कई सारी रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो कहीं ना कहीं जब एक सीए के लिए अगर हम कोर्स में जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं जो हमारा कमर्शियल लॉ फ्रेमवर्क है, कौन सा लॉ फ्रेमवर्क मैं बोला हूं, कमर्शियल लॉ फ्रेमवर्क है, उसकी भी हमको यहाँ पे क्या दी जाती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, जिससे कि हमें ये पता हो कि हमारे जितने भी यहाँ पे बिजनेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इन पे कौन से एप्लीकेबल लॉज हैं, और ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये सारे के सारे इन एप्लीकेबल लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है,
ये भी कहीं ना कहीं चेक करने का काम किसका होता है, एक सीए का होता है। इस वजह से यहाँ पे हमको बिजनेस लॉस सीए फाउंडेशन लेवल पे से इंटरमीडिएट लेवल पे कॉर्पोरेट लॉस का सब्जेक्ट हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो इसके सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारे कुछ नहीं आता है। इसमें सबसे पहले बेसिकली जो हमारा आता है वो आता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी यहाँ पे जो एकदम बेसिक्स ऑफ लॉ रहता है कि हमारे कंट्री में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो स्पेशली हमारा जो पूरा लीगल सिस्टम हमारे कंट्री में जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, उसका क्या फ्रेमवर्क है, और स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी जितनी भी हमारी बिजनेस एंटिटीज हैं, जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए जो कुछ हमारे नेसेसरी मिनिस्ट्रीज है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, सेबी, आरबीआई, आईडीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इन सब के बारे में हमको यहाँ पे इंट्रोडक्शंस देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है। किसके बारे में पढ़ाया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अगर आप कल को चल के अगर आप लॉ के भी फील्ड में जाते हो तो सबसे बेसिक्स या बेस ऑफ लॉ बोला जाता है, वो बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, ये तीनों हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ रहते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ को हमको वहां पे पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। और फिर हमें एलएलपी एक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है और कंपनीज एक्ट का जो बेसिक्स रहता है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए सिलेबस में मिलता है। तो ये जो सीए फाउंडेशन लॉ का सिलेबस है सर, अब आप कहोगे सर ये हमारे 11th और 12th में तो होता नहीं है, बट 11th एंड 12th में जो हमारा बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट रहता है उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस लॉ का जो बेसिक्स है वो हमें वहां पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के चैप्टर में या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस स्टडीज में या जो आगे हमारे वहां पे और भी एक दो चैप्टर्स रहते हैं उसमें हमको यहाँ पे इनके बेसिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बट प्रॉपरली इसको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं 12th के बाद थोड़ी सी इस सब्जेक्ट के ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके साथ ये सब्जेक्ट भी हमारा कहीं ना कहीं इजिली जो है हो जाता है। ओके, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सिलेबस पे। तो नेक्स्ट हमारा जो पेपर नंबर 3 आता है, जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे पेपर नंबर 3 आता है, पेपर नंबर 3 है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पहले अभी इसका ओल्ड सिलेबस में जो अभी था इसका नाम हुआ करता था बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसको अब आईसीआई ने उठा के क्या कर दिया है, सिंपली यहाँ पे नेम रख दिया है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी ये बेसिकली कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो सीए के स्टूडेंट्स रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? मैथ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथ्स बोलते हैं या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सर ये बिजनेस मैथ्स या क्वांट्स में हमारा सिलेबस क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी देखा हुआ है, द होल सिलेबस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड shall be divided into 3 broad areas, that is business mathematics, logical reasoning and statistics. business mathematics हमारा 40 मार्क्स का होता है, logical reasoning हमारा 20 मार्क्स का होता है, एंड अगेन statistics जो है हमारा ये 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। और देखो बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सीए में बोला जाता है कि पासिंग करने के लिए अगर इंडिविजुअल पेपर हमको पास करना है तो 100 में मिनिमम हमको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? 40 मार्क्स। तो सर कहोगे यहाँ पे अगर हम सर बिजनेस मैथमेटिक्स भी जो पेपर है सर ये तो हम 11th 12th में अगर हम नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं तो सर ये सिलेबस हम कैसे पढ़ेंगे? ये भी तो हमारे लिए अलग हो गया। तो देखो बच्चों, ये जो सिलेबस है ना हमारा स्टैटिस्टिक्स का, किसका सिलेबस है? ये स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है, अभी केवल हम इसकी बात करते हैं, बाकी अदर पोर्शंस में हम अभी बाद में आएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स पे आप जैसे ही आते हो, किस पे आप आते हो? अपने स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस पे आते हैं। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे क्या सिलेबस है? स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग, measures of central tendency and dispersions, probability, theoretical distribution, correlation, regression, index number। ये जो हमारा 40 मार्क्स का जो सिलेबस है, ये अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अपने किसमें से, बेसिक के इकोनॉमिक्स से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? से बेसिक के इकोनॉमिक्स से कंपेयर करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जैसे आप आते हो तो देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, इसका सिलेबस भी हमारा क्या होता है? इसका सिलेबस भी तो सर हमारा कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शंस है, फिर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, सैम्पलिंग भी हमें इसी में पढ़ने के लिए मिलता है, फिर हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डेटा पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस के बाद प्रेजेंटेशंस आता है, फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशंस, जिसमें आप देख लो यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शंस तो अब बेसिक के सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था, बट कई जगह अभी भी जो जेन्युइन टीचर्स रहते हैं वो बच्चों को डिस्पर्शन जरूर सिखाते हैं क्योंकि उसका एप्लीकेशन कोरिलेशंस में आता है। फिर इंडेक्स नंबर हो गया, कोरिलेशंस हो गया, ये सारे चैप्टर्स भी अगर आप देखोगे
तो कहीं ना कहीं जो सीए फाउंडेशन में जो स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है और यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% सब्सटेंशियली हमारा सेम है। यानी सर अगर हम बात करते हैं तो जो बिजनेस मैथमेटिक्स का भी जो पेपर है, कौन सा पेपर है, बिजनेस मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी जो पेपर है, उसका स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है वो आप साथ ही साथ वहां से आप क्या कर सकते हो, रेडी कर सकते हो। और एक बात और मैं बता दूं, देखिए अभी हमने जो पहला 2 पेपर डिस्कस किया, पेपर 1 एंड पेपर 2, उसमें हमारा 70% डिस्क्रिप्टिव आता है, 30% एमसीक्यू आता है। बट सीए फाउंडेशन में जो 2 पेपर है, दैट इज पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसके बाद हमारा जो पेपर नंबर 4 आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ये 2 पेपर हमारा एमसीक्यूज होता है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे आप अपना क्लास 11 का अगर एक बार आप पूरा स्टैटिस्टिक्स कर लेते हो, तो उसके बाद आप सीए फाउंडेशंस का भी क्या कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक चैप्टर्स हैं एटलीस्ट उनको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, उनको आप क्या कर सकते हो, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके। हाँ ठीक है, कुछ सब्सटेंशियल पोर्शंस, कुछ टेक्निकल पोर्शंस जरूर रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, बट वो चैप्टर्स भी आप आराम से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। जैसे प्रोबेबिलिटी आपका 11th कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स में नहीं आता है, ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, रिग्रेशंस एनालिसिस है, ये सारे जो चैप्टर्स रहते हैं कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा सा अगर आपको अलग से भी मॉड्यूल में अगर आप देखोगे तो वहां पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और गाइडेंस के साथ आप इन सिलेबस को भी अपने कंप्लीट कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे फिर हम ऊपर आ जाते हैं, तो ये हमारा बेसिक बिजनेस मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है, जहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शंस के भी जो चैप्टर्स रहते हैं। अगर आप की जो बेसिक मैथ्स रहती है क्लास 6 to 10 तक की, तो उसी मैथ्स का कहीं ना कहीं ये जो सिलेबस रहता है वो हमारा बाकी चैप्टर्स में देखने के लिए हमें मिलता है। दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, इंडाइसेस हो गया, लॉगरिथम्स है, इक्वेशंस हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज है, ठीक है, ये सारे जो चैप्टर्स रहते हैं ये भी कहीं ना कहीं सर जो हमारा क्लास 10 तक का जो बेसिक मैथ्स रहता है उसमें हम पढ़े रहते हैं, बस उसी के ऊपर हमें यहाँ पे क्या रहता है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, सीरीज, सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, ये सब हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक चैप्टर और आता है बिजनेस मैथमेटिक्स में, अगर आप लोग रेडी कर रहे हो, दैट इज मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें जो पोर्शंस रहता है ये अलग से आपको, जब आप सीए फाउंडेशन करोगे तो ये चैप्टर आप लोग जरूर अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आगे चल के जब आप जाते हो सीए में जो दूसरे लेवल है, दैट इज सीए इंटरमीडिएट लेवल, सीए फाइनेंस लेवल, वहां पे इस चैप्टर का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से रहता है। तो इस चैप्टर को आप लोग जरूर जब भी करिएगा तो इसको जरूर अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इसका जो बेस रहता है वो आपको आगे भी यूज होता है, और स्टैटिस्टिक्स का तो हमें होता ही होता है। ओके, तो ये था हमारा पेपर नंबर 3 जिसके ऊपर हमने यहाँ पे गाइडेंस दी। ओके, अब इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने पेपर नंबर 4 पे, और सॉरी पेपर नंबर 3 में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो पार्ट बी जो हमारा रहता है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ नहीं, बेसिक रीजनिंग रहता है जो कि आप साथ ही साथ जो है इसको भी कवर कर सकते हो। तो होप सो यहाँ पे जो पेपर नंबर 3 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसको भी कैसे रेडी करना है इसका भी आपको यहाँ पे एक बेसिक गाइडेंस समझ में आएगा कि सर अगर हम क्लास 11 में अपना स्टैटिस्टिक्स अगर हम कर लेते हैं तो सब्सटेंशियली एटलीस्ट इसका 30 to 40% सिलेबस हमारा इस पेपर का ऑटोमेटिक साथ ही साथ कवर हो जाता है। ओके, अब चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं अपना पेपर नंबर 4, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी अगर देखो यार, हम लोग यहाँ पे अगर मैं आपको एक शॉर्ट समरी बता दूं तो जो क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सिलेबस है वही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे अगर हम लोग आ जाते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, तो देखो इसमें कुछ नहीं, इसमें यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसी के एप्लीकेशन को बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में बताऊं, मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा हूं भी, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखोगे तो यहाँ पे वही मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स देखने के लिए मिलता है। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी याद होगा तो क्लास 11 में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा रोल्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस थ्योरी आप लोग पढ़ते हो, पीपीसी पढ़ते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है। ये सारे जो हमारे सिलेबस हैं, ये सारे जितने भी हमारे सिलेबस हैं, उसके बाद आप देखोगे प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें साथ ही साथ हम लोग प्राइस थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब हमारा आ गया। फिर जैसे आप लोग क्लास 12 में आते हो तो उसमें जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं कौन सा सबसे पहला ही होता है सर, जब हम लोग जाते हैं 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, तो देखो यहाँ पे आपको नेशनल इनकम देखने के लिए मिल रहा है। फिर आप देखोगे नेशनल इनकम के बाद यहाँ पे हमारा बिजनेस साइकिल्स का
एक नया चैप्टर रहता है, बट ये भी कुछ नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स पढ़ाया जाता है। फिर यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस यानी हमारा गवर्नमेंट बजट का चैप्टर हो गया जो आप लोग पढ़ते हो। फिर मनी मार्केट में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, यानी जब हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग, तो उसमें मनी मार्केट के बारे में जो पढ़ाया जाता है, तो वही यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलता है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमारा जो हम लोग बिल्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज का जो चैप्टर पढ़ते हैं, उसका सिलेबस भी हमारा कहीं ना कहीं इसी से यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच आप देख रहे हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो चैप्टर रहता है इस सब्जेक्ट का, दैट इज योर इंडियन इकोनॉमी। तो जो हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमें पढ़ते हैं, वही कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमारा इस चैप्टर में हमें पढ़ाया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे अगर हम लोग साइमल्टेनियसली आ भी जाते हैं बेसिक पे, तो देखो यहाँ पे भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखने के लिए वही सारे पोर्शंस मिल रहे हैं, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे हो गए तो प्रोडक्शन बिहेवियर, सप्लाई हो गया, एंड आफ्टर दैट प्राइस कंपटीशन हो गया। प्राइस कंपटीशंस यानी हमारा वही कैसे हम लोग अपने प्राइस को डिसाइड करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, जो कि उधर हमने इकोनॉमिक्स में देखा। फिर यहाँ पे जैसे ही आप क्लास 12th पे आओगे तो 12th में देख लो भाई, हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारे जितने भी चैप्टर्स है, गवर्नमेंट बजट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये कहीं ना कहीं हमको वहां पे भी इकोनॉमिक्स में देखने के लिए मिल रहा है। यानी अगर हम लोग दो पेपर के अपने कोर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो कि हमारे सीबीएसई के रहते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स के, अगर इन दो पेपर को भी अगर आप सब्सटेंशियली अच्छे से 11th-12th में रेडी कर ले रहे हैं, तो आपका सीए फाउंडेशंस में भी 400 में से, यानी जो हमारा सीए फाउंडेशंस में पूरा जो 400 मार्क्स का सिलेबस है, उसमें से कहीं ना कहीं जो 200 मार्क्स का जो हमारा प्रिपरेशन है, यानी 50% जो हमें पासिंग के लिए चाहिए होता है ओवरऑल एग्रीगेट में, वो आपका 11th एंड 12th के साथ आसानी से यहाँ पे तैयार हो सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो अपने 11th की, अपने 12th की, और आप सीए के लिए एम कर रहे हो, तो आप साथ ही साथ सीए का भी सब्सटेंशियल पोर्शन आप कवर कर रहे हो। तो इसके लिए मैंने बताया भी, अगर आपको कॉन्फिडेंस लेने के लिए क्या करना है, एक बार 11th-12th जो आपका सीबीएसई या जो भी स्टेट बोर्ड्स के भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें क्या होता है कि माइक्रो 12th में रहता है, सो अकॉर्डिंगली वो भी जैसे इन अपने पोर्शंस को कवर कर लेते हैं, उसके साथ ही साथ वो तुरंत ही क्या कर सकते हैं, अभी मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आप बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए। आप यहाँ पे ये जो हमारे सिलेबस में जितने भी यहाँ पे ये क्या है स्टडी मटेरियल्स हैं, आप इन स्टडी मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप उसमें जाइए, आप चैप्टर्स को देखिए, उसके क्वेश्चंस को देखिए, अगर वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं, इट मींस वी ऑल आर गोइंग गुड, हमारी प्रिपरेशन अच्छी है। आप आराम से 12th पास करने के बाद अब सीए फाउंडेशंस के पेपर, क्योंकि अब साल में 3 बार होते हैं, दैट इज जनवरी, मई एंड सितंबर, तो आप आराम से जब आपका 12th जैसे ही मार्च अप्रैल में होता है, तो आप उसके बाद मई अटेम्प्ट के लिए या सितंबर अटेम्प्ट के लिए आप आसानी से प्लान कर सकते हैं विद सब्सटेंशियल प्रिपरेशंस, जहां पे अगर हो सके तो आपका ये पेपर जो पहला लेवल रहता है वो 12th पास करते ही आपका जो है क्लियर हो सकता है। तो इस तरीके से आई होप्स आप लोगों को एक क्लियर गाइडेंस मिली होगी कि कैसे सर हम लोग यहाँ पे 11th एंड 12th कॉमर्स के साथ जो है यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो सर वीडियो बना रहे हैं है कौन, तो माई सेल्फ प्रभात गोयल, एंड मैं खुद एक सी स्टूडेंट हूँ, एक सी एस्पिरेंट हूँ। आई क्वालिफाइड सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, करेंटली आई एम सीए इंटरमीडिएट प्रिपेयरिंग, और साथ ही साथ मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है बीकॉम वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया हुआ है एज रेगुलर कोर्स, एंड नाउ आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स टू। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। आपको अगर आगे कोई भी डाउट्स है और या कोई भी इस पे फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शंस में जरूर मेंशन करिएगा, हम उस पर आगे चल कर आपको रिप्लाईज करेंगे। और अगर ज्यादा कॉमन डाउट्स रहेगा तो उस पर फिर एक और हम ऐसे जो है वीडियोस लेके आते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।